शॉर्ट हैंड स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें? अपने प्रोफेशनल स्टेनोग्राफी टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये सवाल अक्सर काफ़ी कॉमन पाया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें शॉर्ट हैंड का सिलेबस उन्होंने पूरा कंप्लीट किया होता है। शॉर्ट हैंड के कॉन्सेप्ट्स भी उन्हें अच्छे से मालूम होते हैं और कुछ हद तक वो डिक्टेशंस भी लिख लेते हैं। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम उनके साथ होती है कि वो अपनी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होती है उसे इंक्रीज़ नहीं कर पाते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनमोल और मैं एक प्रोफेशनल स्टेनोग्राफी इंस्ट्रक्टर हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, आपको मेरी वीडियो अपलोड्स का टाइमली नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कह रहा था कि काफ़ी कॉमन सवाल होता है ये कि अपनी शॉर्ट हैंड राइटिंग की स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से इसी टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा और कुछ पॉइंट्स और अपने सजेशंस आप लोगों से शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस सवाल पर हम आते हैं कि क्यों कुछ स्टूडेंट्स की शॉर्ट हैंड डिक्टेशन की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज नहीं हो पाती है। मेरे ख्याल से इसका नंबर वन कारण है स्टूडेंट्स की आदत। जी फ्रेंड्स, हमारी जब हम शॉर्ट हैंड सीख रहे होते हैं, जब हम डिक्टेशन से लिखना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो इनिशियल फेज में हमारी कुछ हैबिट्स डेवलप होती हैं जो आगे चलकर हमारे ही प्रोग्रेस में आप कह सकते हैं ऑब्स्टैकल बनती हैं। देखिए, नंबर वन रीज़न जो मुझे लगता है कि शॉर्ट हैंड की स्पीड एनहांसिंग में एक ऑब्स्ट्रक्शन बनता है, जब भी कोई स्टूडेंट डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो एक आदत मैंने कुछ स्टूडेंट्स में कॉमन पाई है कि वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जब डिक्टेशन लिसन करते हैं तो वो रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मान लो उनका कोई इंस्ट्रक्टर उन्हें डिक्टेशन दे रहा होता है तो स्टूडेंट्स को वो आदत लग चुकी होती है कि वो जब नोट टेकिंग कर रहे होते हैं तो वो साथ ही दे रिपीट द टेक्स्ट फ्रॉम देयर माउथ। ठीक है, तो ये एक इसका मैं आपको पॉइंट बताना चाहूँगा कि डू नॉट एवर रिपीट द टेक्स्ट ऑफ द डिक्टेशन फ्रॉम योर माउथ। देखें, डिक्टेशन राइटिंग का, शॉर्ट हैंड राइटिंग का एक आप मोटो स्टेटमेंट लेकर चलिए कि यू हियर द साउंड एंड यू ड्रॉ द स्ट्रोक। ठीक है, तो डिक्टेशन शुड ऑलवेज बी लिसन्ड टू इन अ काम येट अटेंटिव मैनर। आपको कामली डिक्टेशन सुनना है। ठीक है, अटेंशन से आप प्रॉपर अटेंशन दीजिए जो आपका इंस्ट्रक्टर आपको डिक्टेशन दे रहा है, और जैसा जैसा आप डिक्टेशन सुनते हैं उसे विदाउट रिपीटिंग। काफ़ी बारी क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अपने साथ ही साथ रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो हैबिट अच्छी नहीं है। ठीक है, शॉर्ट हैंड में आपको क्या करना होता है, आपको डिक्टेशन सुनना होता है, आपको मेंटली आउटलाइंस, पहले आप मेंटली आउटलाइंस सोचते हैं और फिर वैसे ही आप अपना हाथ चलाते हैं। देखिए, डिक्टेशन राइटिंग इज ऑल अबाउट ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा अगर आप लोग डिक्टेशन जो है रिपीट करेंगे। ठीक है, तो ये नंबर वन कारण है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ शॉर्ट हैंड के प्रैक्टिशनर्स को शायद मेरी बात कंट्रोवर्शियल लगे, लेकिन मेरे ख्याल से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रास्ते का रोड़ा बनता है स्टूडेंट्स के लिए, उनकी डिक्टेशन स्पीड एनहांस नहीं हो पाती है। देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड में काफ़ी सारे रूल्स हैं, लेकिन जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैं एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि शॉर्ट हैंड में जितने भी रूल्स हैं उन सभी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है राइटर की कन्वीनियंस। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी कोई अच्छे से शॉर्ट हैंड को समझता होगा वो काफ़ी बारी ये पाएगा कि जो पिटमैन शॉर्ट हैंड की बुक है इसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स तो बताए हैं जो थ्योरेटिकली बहुत सही हैं, लेकिन देखिए, थ्योरेटिकल अलग चीज़ होता है और प्रैक्टिकल स्टेनोग्राफी बिल्कुल अलग चीज़ होती है। जब हम स्टेनोग्राफी को प्रैक्टिस में लाते हैं तो काफ़ी बारी हम शॉर्ट हैंड के खुद के कानून हमें तोड़ने पड़ते हैं। तो शॉर्ट हैंड में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पोजीशन ऑफ आउटलाइंस।
देखिए, पोजीशन ऑफ आउटलाइंस थ्योरेटिकली बहुत ही अच्छी इसकी फिलॉसफी है कि जो किसी भी वर्ड में अगर फर्स्ट प्लेस का वॉवेल आता है तो उसको आप अबव द लाइन एग्जीक्यूट कीजिए, सेकंड प्लेस का वॉवेल आता है तो आप उसको ऑन द लाइन एग्जीक्यूट कीजिए, थर्ड प्लेस का वॉवेल आता है तो आप उसको बिलो द लाइन या अक्रॉस द लाइन आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये थ्योरी सुनने में बहुत ही अंडरस्टैंडेबल लगती है, काफ़ी कन्विंसिंग है, लेकिन जब मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल स्टेनोग्राफी की तो मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी डिक्टेशन आता है, हाई स्पीड डिक्टेशन मैं कहता हूँ 100 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, और इवन 80 वर्ड्स पर मिनट। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि किसी स्ट्रोक को अबव द लाइन एग्जीक्यूट करना हो, ऑन द लाइन एग्जीक्यूट करना हो, बिलो द लाइन एग्जीक्यूट करना हो, आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रोक की एग्जीक्यूशन या उसकी पोजीशन ऑफ आउटलाइन डिटरमाइन करने में वाइटल टाइम हम वेस्ट कर लेते हैं? अब बहुत सारे स्टेनोग्राफी प्रैक्टिशनर्स ये बोलते होंगे कि पोजीशन ऑफ आउटलाइंस हमें वॉवेल इंडिकेशन बता देता है। बिल्कुल सही। जैसे अगर टॉक लिखना हो तो फर्स्ट प्लेस हैवी डैश का वॉवेल है तो आप अबव द लाइन लिखेंगे, टेक को आप सेकंड प्लेस पे लिखेंगे और टुक को आप थर्ड प्लेस पे लिखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप देखें, इंस्टेड ऑफ इनको पोजीशन ऑफ आउटलाइन से इनकी वॉवेल इंडिकेशन डिटरमाइन करनी हो, इंस्टेड ऑफ दैट क्या मैं सिर्फ डॉट और डैश से ही वॉवेल इंडिकेट नहीं कर सकता क्या? मेरे हिसाब से पोजीशन ऑफ आउटलाइंस सोचने में काफ़ी बारी देखिए, डिक्टेशन जो होता है, जो हमें एग्जाम में आता है, वो अनसीन पैसेज होता है। ऐसा नहीं है कि वो हर वर्ड हमने पहले से ही हमने देखा सुना हो। काफ़ी बारी ऐसा भी होता है कि आपको बिल्कुल ही एक नया वर्ड आपको मिलता है, नई आउटलाइन आपको बनानी होती है। तो नई आउटलाइन जब भी आप बनाते हैं तो उसकी पोजीशन ऑफ आउटलाइन सोचने में मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम, जो वाइटल टाइम होता है, वो वेस्ट हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ पोजीशन ऑफ आउटलाइंस, मेरा ये रिकमेंडेशन रहता है हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कि डू नॉट रिलाई ऑन पोजीशन ऑफ आउटलाइंस, डू नॉट कंप्लीटली रिलाई ऑन पोजीशन ऑफ आउटलाइंस। इंस्टेड कोई भी नया वर्ड आता है, आप वॉवेल इंडिकेशन प्रॉपर वॉवेल से भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए, वंस अगेन, ये मैंने कहा ना कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं वो ही काफ़ी बारी हमारी प्रोग्रेस में ऑब्स्टैकल क्रिएट करती हैं। यहाँ पे हैबिट्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मैंने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो मेरे डिक्टेशंस स्पीड बिल्डिंग बैचेस में मेरे पास आते हैं स्पीड इंक्रीज करने के लिए। उन्हें ये हैबिट लगी होती है कि मान लो जैसे चैप्टर है शन हुक, शन हुक थोड़ा बहुत एडवांस चैप्टर है शॉर्ट हैंड में, तो जो ही वो लोग शन हुक पे पहुंचते हैं तो वो वॉवेल लगाना वहीं पर छोड़ देते हैं। ये भी मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स में देखा है। लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता। बेशक आपकी, मैं कहता हूँ आप 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे लिखें, 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे लिखें। स्पीड आप किस डिक्टेशन स्पीड पे आप लिखते हैं, दैट डजंट मैटर। मेरा ये सजेशन हमेशा रहता है कि जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक गुंजाइश हो, जहां तक आप वॉवेल लगा सकते हैं, आप बेशक लगाएं। ठीक है, काफ़ी बारी स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो शुरुआती दौर में ही थोड़ा सा ही वो एडवांस लेसन्स पे पहुंच जाते हैं, वहीं पर वो वॉवेल लगाना छोड़ देते हैं। ये अच्छी हैबिट नहीं है। ठीक है, आप वॉवेल्स लगाएं, जहां तक लगते हैं लगाएं। जहां पर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है वॉवेल लगाने की, तब आप वॉवेल छोड़ सकते हैं। देखें, तब बात अकेली पोजीशन ऑफ आउटलाइंस पर ही नहीं रहती है। हमें ट्रांसक्रिप्शन के टाइम सिर्फ पोजीशन ऑफ आउटलाइंस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। देखें, अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो, इंग्लिश की पकड़, आपकी नॉलेज अच्छी हो, तो आप वर्ड्स काफ़ी बारी पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट से भी गेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल भी पोजीशन ऑफ आउटलाइंस के यूजेज के खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि काफ़ी बारी मैंने ऐसा पाया है मेरे एक्सपीरियंस में। काफ़ी बारी क्या होता है कि पोजीशन ऑफ आउटलाइंस के कारण ना हमारा जो मेजर फोकस होता है वो सिर्फ ये डिटरमाइन करने में लग जाता है कि इसको अबव द लाइन लिखें, ऑन द लाइन लिखें या बिलो द लाइन लिखें। ठीक है, और
इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ पोजिशन ऑफ रिलाइंग कंप्लीटली ऑन पोजिशन ऑफ आउटलाइंस, आप वॉवल भी इंडिकेट कर सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मैं जो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि काफ़ी बारी स्टूडेंट्स को मैंने ये भी करते हुए पाया है कि वो उनका मेजर फोकस रहता है कि स्ट्रोक्स को एकदम क्या कहते हैं ना, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देखें, स्टेनोग्राफी इज नॉट कैलीग्राफी। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूं, स्टेनोग्राफी इज नॉट कैलीग्राफी। देखें, ट्रांसक्रिप्शन के लिए बेशक हमारी स्ट्रोक्स एकदम सही होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल्स होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी स्ट्रोक्स को अब एकदम सुंदर लिखाई के लिए आप लिखेंगे, एकदम सुंदर लिखाई होनी चाहिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रोक्स शुड बी रीडेबल, स्ट्रोक्स शुड बी अंडरस्टैंडेबल। देखें, कोई भी स्टेनोग्राफर होता है वो दूसरे का शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हर एक स्टेनोग्राफर का अपना राइटिंग स्टाइल होता है। ठीक है, आप दूसरे का शॉर्ट हैंड पढ़ ही नहीं सकते और ना ही कोई दूसरा आपका शॉर्ट हैंड पढ़ सकता है। हर स्टेनोग्राफर को उसका खुद का ही शॉर्ट हैंड पढ़ के ट्रांसक्राइब करना होता है। तो स्ट्रोक्स को एकदम पिक्चर परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, स्ट्रोक्स की सुंदरता पर उतना ध्यान मत दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हैबिट जब डेवलप हो जाती है स्टूडेंट में इनिशियल लर्निंग फेज में, तो वो स्टूडेंट की स्पीड इंक्रीज में ऑब्स्टैकल्स बनते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कि हम अपने शॉर्ट हैंड की स्पीड इंक्रीज कैसे करें। शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसे इंक्रीज करें? देखें, शॉर्ट हैंड की स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मेरा मतलब ये है कि देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट डिक्टेशन प्रैक्टिस करता है तो वो हमेशा एक्यूरेसी पर भी ध्यान देता है। बिल्कुल, एक्यूरेसी भी ज़रूरी है, लेकिन देखिए, जब आप स्पीड इंक्रीज कर रहे होते हैं तब आपका ध्यान सिर्फ एक्यूरेसी पर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारा ध्यान होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन की बात है। शॉर्ट हैंड में तेज स्पीड पर लिखना ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन का खेल है। अब ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप कैसे होगा? देखिए, बॉडी को आपने लर्न करवाना होता है, आपने रिफ्लेक्सेस बिल्ड करने होते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ लोग जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे, आपको मैं क्रिकेट में एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा बैटिंग कर रहा होता है, जब वो पहले दिन नया नया क्रिकेट गेम खेल रहा होता है तो उससे बैट बॉल से कनेक्ट नहीं हो पाती है सही से। ठीक है, हम अच्छे शॉट्स, लंबे शॉट्स, बाउंड्रीज तभी मार पाते हैं जब बॉल का बैट से अच्छा कनेक्शन हो, मिडल ऑफ द बैट से कनेक्शन बजे, और वो तभी होता है जब एकदम राइट टाइमिंग पे बैट्समैन अपना बैट स्विंग करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बैट्समैन अपना बैट करेक्ट टाइमिंग पे स्विंग कैसे कर पाता है, क्योंकि जो इनकमिंग बॉल जो होती है उसको प्रॉपरली वो जज करता है, उसकी स्पीड और उसके बाउंस को प्रॉपरली जज करके वो एट द राइट टाइम अपना बैट बॉल से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जितना 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 वो खेलते जाता है, उसको डेली की डेली प्रैक्टिस होती है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि उसका कोऑर्डिनेशन, हैंड कोऑर्डिनेशन, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि क्रिकेट में जो बैटिंग होता है वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन का खेल होता है। आई हैंड कोऑर्डिनेशन बैट्समैन का जब इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि वो बॉल का स्पीड और बॉल का बाउंस अच्छे से जज कर लेता है, तो राइट टाइम पे बैट स्विंग करके वो एकदम सही जगह पे बॉल को कनेक्ट करवा देता है। सेम फिलॉसफी, सेम फंडा इस्तेमाल होता है शॉर्ट हैंड डिक्टेशन राइटिंग में। यहाँ पे जो बैटिंग का मैंने एग्जांपल आपको दिया उसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन की मैं बात कर रहा था, लेकिन जो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन है उसमें ब्रेन एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आप सुनते हैं डिक्टेशन, आप मेंटली एनालाइज करते हैं, मेंटली सबसे पहले हम आउटलाइंस बनाते हैं और उन आउटलाइंस को फिर हम
कॉपी पे उतारते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन कैसे डेवलप होता है? ये बॉडी की लर्निंग से डेवलप होता है। बॉडी की रिफ्लेक्स, हाथों के जो रिफ्लेक्स होते हैं ये हमें डेवलप करने होते हैं। ये हम तभी डेवलप कर सकते हैं अगर हम देखें, खाली एक्यूरेसी पर अगर आप ध्यान दोगे तब ये डेवलप नहीं होगा, क्योंकि तब काफ़ी लोग इस प्रेशर में आ जाते हैं, स्टूडेंट्स इस प्रेशर में आ जाते हैं कि यार हमसे वर्ड्स छूट रहे हैं। बेशक छूट रहे हैं, छूटने दो। ठीक है, अगेन मैं रिपीट करता हूं, जब आप हाई स्पीड डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो वर्ड्स अगर आपसे छूट रहे हैं, छूटने दो। हमारा फोकस अभी स्पीड बिल्डिंग के इनिशियल फेज में एक्यूरेसी पर नहीं है। हमारा फोकस अभी सिर्फ बॉडी के रिफ्लेक्सेस बिल्ड करने में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अभी 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर लिखते हैं, तो मेरा ये सजेशन है आप 30 वर्ड्स या 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे आप अटेम्प्ट करें। और ये बिल्कुल भी ख्याल आप मन से निकाल दें कि वर्ड्स आपसे छूट रहे हैं, छूट रहे हैं, छूटने दीजिए। एक टाइम आएगा, आप हफ्ता 2 हफ्ता जब प्रैक्टिस करेंगे, जब फॉर एग्जांपल आप जब 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे आप डिक्टेशन ले रहे हैं, हालांकि आप 20 वर्ड्स पर मिनट पे कंफर्टेबल हैं, तो एक टाइम आएगा जब आप 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर कुछ हद तक कंफर्टेबल हो जाएंगे। और जब आपको खुद भी ऐसा महसूस होगा कि अब मैं जितना पहले वर्ड्स छूटते थे अब उतने वर्ड्स नहीं छूट रहे, तो आपको क्या फील होगा कि जब आप दोबारा 20 वर्ड्स या 30 वर्ड्स पर मिनट, कहने का मतलब है 40 वर्ड्स पर मिनट से कम स्पीड पे जब आप दोबारा शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन लेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, थोड़ा समय आपको मिल रहा है मेंटली स्ट्रोक्स सोचने का। देखें, ये है असली खेल स्पीड बिल्डिंग का। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो 40 वर्ड्स पर मिनट पे कंफर्टेबल है, तो मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि आप 60 वर्ड्स पर मिनट अटेम्प्ट कीजिए। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि एक्यूरेसी कितने आ रहे हैं, कितने एरर्स आ रहे हैं, छोड़ दीजिए उसे। वंस आपका जो हाथ है 60 वर्ड्स पर मिनट पे चलने लगेगा, आपका जो हैंड की जो स्पीड है, रिफ्लेक्सेस है, वो अडेप्ट कर जाएंगी 60 वर्ड्स पर मिनट पे, तब आपको ये समय मिल जाएगा, क्या कहते हैं, स्ट्रोक्स सोचने का, आउटलाइंस मेंटली सोचने का। और जब आपको मेंटली आउटलाइंस सोचने का समय मिल जाएगा, तब ऑटोमेटिकली आप पाएंगे कि आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो रही है और आपकी एक्यूरेसी भी साइड बाय साइड इंक्रीज हो रही है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये मेरा एक्सपीरियंस था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ सजेशंस, कुछ एक्सपीरियंसेस आज शॉर्ट हैंड की स्पीड इंक्रीज के टॉपिक पे मैंने आपसे डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो, फ्रूटफुल रही होगी। तो वंस अगेन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे मैं शॉर्ट हैंड की वीडियोस डालते रहता हूँ, मेरी वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा। और एक और बात, हर संडे मैंने अपने चैनल पे रिसेंटली संडे लाइव सीरीज़ चलाई है, जिसमें मैं हर संडे फ्री लाइव कोचिंग, स्टेनोग्राफी कोचिंग मैं कंडक्ट करता हूँ। हर संडे मैं नया चैप्टर आप सभी के सामने लेके आता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं।